Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Biotech Hustle. So today we are going to discuss about biochemistry. On It's a kind of summary lecture for CSIR NET JRF. So let's start the lecture. Biochemistry. तो हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रोटीन, उसके बाद हम देखेंगे सम पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम प्रोटीन पढ़ते हैं। इसके क्या प्रोटीन में हमें क्या देखना है, हम एक काइंड ऑफ समरी वीडियो है, तो डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं बहुत डिटेल में चीज़ें बताने वाली हूँ। जस्ट ऊपर ऊपर से कि क्या क्या चीज़ें हैं जो CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और एक प्रॉपर मैप बन जाए सो दैट आप एग्ज़ाम में चीज़ें रिकॉल कर पाएँ। आई नो सब ने अलग अलग जगह से पढ़ाई की होगी, सबके स्पेसिफिक अपने अपने नोट्स होंगे, पर इन कंक्लूजन सिलेबस के में जो भी है तो वो एक हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो इस अमाइनो एसिड का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके, देन क्लासिफिकेशन देखेंगे, ओके, और सम काइंड ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसी में है, एंड देन फिर हम देखेंगे इसके नॉन स्टैंडर्ड कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइट्रेशन, क्लासिफिकेशन जब करेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो साथ में हम कुछ इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, और टाइट्रेशन के बाद हम लोग इसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं वो देखेंगे। आफ्टर दैट हम रामाचंद्रन प्लॉट देखेंगे। उसके बाद रामाचंद्रन प्लॉट के बाद सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम इस पे काउंट कर सकते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक गीक मोटिव्स होते हैं, उसमें अल्फ़ा अल्फ़ा मोटिव होते हैं, अल्फ़ा बीटा मोटिव्स होते हैं, तो अलग अलग है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, वो देखेंगे। और RC प्लॉट में हम डिफरेंट ग्राफ के थ्रू, फाई और साई एंगल के थ्रू इनकी वैल्यूज़ और क्या कहते हैं, क्या क्या किस पे क्या है वो देखेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी में व्हाट आर द बॉन्ड्स, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा शीट जो है उसके अलग फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि 310 हेलिक्स, पाई हेलिक्स, पैरेलल बीटा, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, ये सब देखेंगे। और फिर उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, हाँ, मायोग्लोबिन टर्शरी स्ट्रक्चर में देखेंगे, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन, फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बाद उसका जो है कोऑपरेटिव बॉन्डिंग, हिल इक्वेशन, हिल कोफिशिएंट जो है आता है वो देखेंगे, ओके। फिर उसके बाद हिल इक्वेशन एक्चुअली, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट जो कि हीमोग्लोबिन का और फैक्टर
इस पे एक्चुअली बहुत सारा है, सब टॉपिक्स है कि मतलब इसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, इसका पहले फॉर्मूला, एफिनिटी, बाइंडिंग देखेंगे इसकी, और फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, उसके ग्राफ्स हैं अलग अलग, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। ओके, तो ये देखेंगे। आफ्टर दैट उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, ओके सॉरी हैंड राइटिंग के लिए, आई एम सो सॉरी, ये इस पे ऐसे ही है, बस आप मोटा मोटा देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। फिर उसके बाद हम लास्ट में प्रोटीन की स्टेबिलिटी देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट नई सब टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आगे आएगा हमारा प्रोटीन एंजाइम, एक्चुअली सॉरी, देखिए मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रही हूँ। पहले हम थर्मोडायनेमिक्स पे देखेंगे क्या क्या है। आफ्टर दैट हम देखेंगे व्हाट आर एक्चुअली एंजाइम केमिस्ट्री देखेंगे, एंजाइम काइनेटिक्स देखेंगे। उस पे सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, वो हम अभी बता देती हूँ। अच्छा, पहले एंजाइम के बारे में देखेंगे, ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। आफ्टर दैट हम अलग अलग जो उसके फैक्टर्स, पहले व्हाट आर द डेफिनेशंस, एक्चुअली एक सेकेंड, क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, हाँ क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे पीएच है, टेम्परेचर है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में हम एक मिकेलिस मेंटन ग्राफ देखेंगे, इक्वेशन 0 = V max S upon Km प्लस S। ओके, फिर उसके बाद हम इस पर डेरिवेशन नहीं देखेंगे, बट बस फॉर्मूला और उसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स में हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। यहाँ पे एक ए, बी और सी पॉइंट पे अलग अलग डिपेंडेंट होती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ, सबस्ट्रेट और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, एंजाइमेटिक रिएक्शन। फिर उसके बाद हम लाइन वीवर बर्ग प्लॉट देखेंगे। उसके बाद उसकी हाँ इन बिटवीन उस पर, हाँ इसके एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स भी हैं। उस इनहिबिटर्स के अंदर कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव है, उसके हम अलग अलग फैक्टर अफेक्टिंग में ही हम इस पे अलग अलग फार्मूलाज हैं, ग्राफ्स हैं, वो देखेंगे। और लाइन वीवर बर्ग इक्वेशन का भी कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। इसके बाद है, हाँ अलग अलग एक और है, हैंस वोल्फ और एडी हॉफस्टी, ये है, ये देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एंजाइम फैक्टर रेगुलेशन देखेंगे एक्चुअली, ठीक है। मतलब रेगुलेशन इन सेंस, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स रेगुलेटिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ओके, तो एलोस्टेरिक है और मल्टीपल एंजाइम, आइसोजाइम है, एलोस्टेरिक है, आइसोजाइम है, और रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है, और प्रोटियोलिटिक एक्टिवेशन है, और कंट्रोलिंग, अलग अलग। ये बहुत ज़्यादा समराइज हो गया है। अब चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मतलब इतना है। देन आफ्टर कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, तो लेट्स स्टार्ट द
लेक्चर। सो सबसे पहले प्रोटीन is made up of polymer of amino acids। अमाइनो एसिड किससे बने होते हैं? बॉन्ड से। अमाइनो एसिड ऐसे 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 बने हुए हैं, वो किससे है? पेप्टाइड बॉन्ड से बने हुए हैं। एक अमाइनो एसिड का वेट है 110 डाल्टन। ओके, एंड अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अलग अलग है, नए पेज से शुरू करते हैं। There are 20 standard amino acids and other non-standard amino acids are also there, मगर we will talk about this later. So first of all amino acids में क्या बात करी थी मैं? हाँ, non-polar amino acids जो हाइड्रोफोबिक है, soluble in non-polar solvent, और ये पोलर अमाइनो एसिड्स है जो कि soluble in water easily। सो नॉन पोलर में भी दो है, एलिफैटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एलिफैटिक में भी अलग है 20 अमाइनो एसिड्स में। एलिफैटिक में ग्लाइसिन, जिसको जी से एलानीन, पी से प्रोलीन, पी से वैलीन, मेथियोनीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ओके, और एलिफैटिक एरोमेटिक अमाइनो एसिड में फिनाइल एलानीन, जो कि एफ से डिनोट करेंगे, फा से एफ याद करिएगा, रखिएगा, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, डब्ल्यू है। अब इसके 3 टाइप के हैं। न्यूट्रल, जो कि पोलर है बट इस पे कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज्ड और निगेटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ बहुत हौच पौच हो जाएगी, न्यू पेज में पढ़ता है। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड एंड निगेटिवली, पोलर में हम देख रहे हैं। पोलर अमाइनो एसिड्स के अंदर न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज्ड और निगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। इसमें क्या है? सीरीन है, थ्रियोनीन है, सिस्टीन है, एस्पराजीन है, ग्लूटामीन है। ये अमाइड ग्रुप कंटेनिंग होते हैं। ये सिस्टीन है, थ्रियोनीन है, सीरीन है, एस्पराजीन है, ग्लूटामीन है। ओके, अब यहाँ पे हिस्टीडीन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। ओके, और इस पे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। तो 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5 ये हो गए। तो ये 10 अमाइनो एसिड्स और उधर भी 10, तो हो गए 20। ओके, सो अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और कुछ कुछ उनकी प्रॉपर्टीज। ग्लाइसिन, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं,
अमाइनो एसिड पहली बात सी अल्फा स्ट्रक्चर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, कायरलिटी होती है इस पर क्योंकि ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। तो ये कार्बोक्सिल कंटेनिंग है, ये अमाइनो कंटेनिंग है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। दिस इज ओनली अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड विच हैव नो कायरल कार्बन। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होती है। ओके, तो ये है। और फिर एलानिन, ये कायरल कार्बन होता है। एलानिन, प्रोलीन, these generate kink to the structure, जनरेट करता है। और जो है पायरोलिडीन रिंग होती है, रिजिड कॉन्फर्मेशन स्ट्रक्चर। ये फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है और रिजिडिटी को प्रमोट करता है, रिजिड कॉन्फर्मेशन को एक्चुअली। ठीक है, हेलिक्स ब्रेकर होता है। इससे एक CSIR में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रोलीन हो गया, अब क्या ल्यूसीन। एक्चुअली हमने वैलिन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, सॉरी। इस पे वैलिन का भी बना देती हूँ मैं पहले, ये स्ट्रक्चर याद करने में इजी होता है। क्योंकि CH3 तो इसका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब आप अमीनो एसिड सिंथेटेज पढ़ रहे होते हैं तो इसके जो पॉकेट्स होते हैं, एडिटिंग पॉकेट, और आई फॉरगेटिंग द नेम इज, जो भी मतलब, तो इसकी CH2 की डिफरेंस है वो, मतलब इतनी मतलब उसकी एडिटिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि मतलब ये छोटा सा CH2 ग्रुप भी वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और अमाइनो एसिड में डिफरेंशिएट कर लेता है कि ये ल्यूसीन है और ये वैलिन है। okay. फिर ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। और मेथियोनिन। ओके, मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है और नॉन पोलर, और इस पे थायो ईथर बॉन्ड है। ओके, और ये जो है वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, एलानिन, ये सारे स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये हो गया। अब फिनाइल एलानिन, टायरोसिन,
ट्रिप्टोफैन। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर आगे बना देती हूँ यहाँ पे। ओहो, इसका स्ट्रक्चर गलत ही बन जा रहा है बार बार। तो बेसिकली ये इंडोर रिंग है और इसका लैम्डा मैक्स जो है एब्जॉर्बेंस का है 280 नैनोमीटर, अप्रॉक्सिमेट 279 पॉइंट समथिंग होता है, मैंने लिख दिया। इसका फिनाइलएलानाइन का 257 होता है और टायरोसिन का 275 होता है एब्जॉर्बेंस, और ये 280 नैनोमीटर का होता है, नैनोमीटर का एब्जॉर्बेंस इसका लैम्डा मैक्स। ये इंडोर रिंग है, ओके। और ये भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और इनका यूवी लाइट एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, जो कि अलग अलग लैम्डा मैक्स है इनका, ये मैंने बता दिया आपको। फ्लोरेसेंस ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एब्जॉर्ब यूवी लाइट, ठीक है। ये हो गया, ओके। ये भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में ये बता दिया था मैंने। सीरीन थ्रियोनीन का स्ट्रक्चर, ये सीरीन है, CH2OH थ्रियोनीन। ये हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, सॉल्यूबल इन वाटर, और क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसीलिए सॉल्यूबल इन वाटर होता है, ओके। अब सिस्टीन का, एस्पराजिन, ग्लूटामिन, ठीक है, एस्पराजिन, ग्लूटामिन। अब लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स।
इनका ये बनाना इजी है, पहले याद करना। एक्चुअली इसमें 4 CH2 हैं, इसमें 3 CH2 हैं, फिर बीच में ये ऐसे NH आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली NH इधर है, CNH2 और ये NH। ये 4 आ जाएगा, ये NH2 है, ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर CH2 तो कॉमन है, फिर इस पे हाँ ये जो है ये इमिडाज़ोल रिंग है। हमने 3 रिंग्स पढ़ी, प्रोपीडियम, ग्वानिडियम, एक्चुअली ग्वानिडियम नहीं पढ़ी हमने, प्रोपीडियम, इमिडोल रिंग और ये मिडाज़ोल रिंग। ओके, अब हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे, जिसमें पहला आता है 4 हाइड्रोक्सिल प्रोलीन, दूसरा आता है 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, तीसरा होता है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, फिर आता है सेलेनोसिस्टीन, फिर आता है डेस्मोसिन। ये ग्रुप ए के हैं, ठीक है, प्रोटीन में मिलते हैं। ये है प्लांट कोलेजन, ये है कोलेजन, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ये प्रोथ्रोम्बिन में मिलता है, कैल्शियम के साथ बाइंड होगा जो कि प्रोथ्रोम्बिन में प्रेजेंट होता है। सेलेनोसिस्टीन जो है ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, ये सीरीन से डेराइव होता है, सेलेनियम होता है इस पे। डेस्मोसिन 4 लाइसिन प्रेजेंट होगा एलास्टीन में। एसन मिथाइल लाइसिन, एसन मिथाइल लाइसिन जो कि मायोसिन में प्रेजेंट होगा। और ग्रुप बी में ऑर्निथिन और सिट्रोलिन, दैट्स इट। और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, अमाइनो जो प्रोटीन में प्रेजेंट है और जो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं है, ग्रुप बी। देखो हमने क्या कंफ्यूजन हो रहा है क्या, एक ग्रुप ए पढ़ा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ग्रुप बी पढ़ा ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ऑर्निथिन और सिट्रोलिन, वो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म मतलब में ये मिलते हैं हमें, मतलब ये प्रोटीन में प्रेजेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सीप्रोलीन, इनका मॉडिफिकेशन किया तो बने, ठीक है, मगर ये हमारे अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट, जैसे सीरीन है, सीरीन में हम सीरीन से सिस्टीन बना हमारा और सेलेनियम के साथ में मिक्स होके, तो ये सब हमारे अमाइनो एसिड्स में थे। ऑर्निथिन मेटाबॉलिज्म इंटरमीडिएट से बना हुआ है। और ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में है ही नहीं वो हैं, जैसे कि गाबा, ये कैसे बना है, डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, क्या ग्लूटामिक एसिड का अगर हम
डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो ये हमारा गाबा बनेगा। ठीक है, हिस्टिडीन है, ठीक है, सेरोटोनिन है, ट्रिप्टोफैन है। हिस्टिडीन का अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो हिस्टामीन बनेगा। ट्रिप्टोफैन का करेंगे तो सेरोटोनिन बनेगा। ठीक है, एपिनेफ्रिन जो है टायरोसिन से बनेगा। Citrulline is intermediate precursor of arginine or penicillinamine, ornithine, betaine, homocysteine, homoserine, important metabolic intermediate। ओके, अब हम चलेंगे टाइट्रेशन की ओर। उसके लिए टाइट्रेशन का क्या है, जो अमाइनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में वीकली एसिड या बेस का काम करते हैं, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है। तो क्या है कि ये जो है जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं अल्फा CO माइनस और अल्फा अमाइनो। ठीक है, तो ये प्रोटॉन लेगा, ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये वीक एसिड और वीक बेस का काम करता है। ओके, ठीक है, तो सबकी अलग अलग वैल्यूज हैं जिस पे ये अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं। ओके, और जैसे कि एक आप पढ़े होंगे 11th-12th क्लास में, ये जैसे वीक एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेट करके H+ प्रोटॉन प्लस A- होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्ट फॉर्म या कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। और अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। pH = pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। इधर लिख देती हूँ अच्छे से, pH = pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं टाइट्रेशन के लिए पहले कुछ बेसिक्स बता देती हूँ कि ये अपना जैसे टाइट्रेशन जो है ग्लाइसिन का कैसे होता है, टाइट्रेशन कर्व्स कैसे जनरेट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये ग्लाइसिन है, अब हम इसमें NaOH ऐड करेंगे। तो ये सबसे पहले ये प्रोटॉन रिलीज करेगा और फिर और ऐड करेंगे तो अमाइनो ग्रुप ही प्रोटॉन रिलीज कर देगा। तो ये जब रिलीज करेगा तो ये pKb है, ये pKa है। ठीक है, तो Pi होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जहाँ पे चार्ज जो है 0 होता है। तो यहाँ पे चार्ज +1 था, यहाँ 0 है और यहाँ पे -1 है। तो Pi है pKa प्लस pKb अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं pK अल्फा CO माइनस प्लस pK अल्फा अमाइनो अपॉन 2। ठीक है, अब सबकी pKa pKb वैल्यूज हर अमाइनो एसिड्स की अलग अलग है।
तो लेट्स सी कि किस पे क्या क्या है। और pKa की डेफिनेशन भी बता देती हूँ मैं pKa के बारे में, क्योंकि पूछते हैं। टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन, ठीक है, ये pKa है। अगर ये है, ये एक्चुअली Ka है, और अगर जैसे कि टेंडेंसी डिक्रीजेस बाय 10-fold, देन pKa increases by 1-fold, ठीक है। ये हो गया 1 यूनिट एक्चुअली। ये जाएगा lose its proton exercise the strongest tendency to lose the proton। हाँ, और पीआई की बात मैंने की थी ना। पीआई क्या होता है? वो पीएच एट विच नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड इज 0, ठीक है। अब अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। पी आई इज इक्वल्स टू पी के अल्फा COOH प्लस पी के अल्फा NH3 अपॉन 2। ये फॉर्मूला पी आई जनरली एसिडिक के लिए है PKr प्लस पी के अल्फा COOH अपॉन 2, और तीसरा पी आई बेसिक के लिए है PKr प्लस पी के अल्फा NH2 अपॉन 2। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, आपको लर्न करने हैं। अब वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है कुछ अमाइनो एसिड्स की, उसके बाद प्रोटीन सीक्वेंसिंग में चलेंगे। सबसे पहले पी आई ऑफ एस्पार्टिक एसिड, पी आई ऑफ ग्लूटामेट 2.3 से 2.773.22 ये है। ठीक है, और हाँ, तो देखिए जनरली पी के अल्फ़ा की 2 से 2.5 वेरी करती है, और अमाइनो पी के अल्फ़ा जो अमाइनो ग्रुप का होता है 9 के अप्रॉक्स होता है। तो जनरली 5.55 आता है, मतलब नॉर्मली अमाइनो एसिड्स का। बस वेरी करता है एसिडिक अमाइनो एसिड्स और बेसिक अमाइनो एसिड्स, और सिस्टीन का भी है थोड़ा अलग। अभी हम उसके बारे में देखेंगे कि उसका सिस्टीन का क्या है। 5 नहीं आता है उसका, 3.9 आता है। अभी देखते हैं
तब तक के लिए पहले ये देखते हैं कि ये सिस्टीन का और 5 to 6 हिस्टीडीन का मैंने बात कर लिया है। सीरीन थ्रियोनिन का भी देख सकते हैं, इनका भी थोड़ा अलग सा आता है, ठीक है। और क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इजी आते थे, जैसे कि इसकी वैल्यूज़ हो गई, इनकी वैल्यूज़ हो गई, ये आप याद कर लेते, 12 से 6 10 जो है इनका PKR वैल्यू है, अमाइनो का तो सेम ही रहेगा, इनका स्लाइटली बेसिक होता है हिस्टीडीन का। और अपन अभी 3 अमाइनो एसिड्स का देख लेते हैं, सिस्टीन, सीरीन और थियोनिन का, ठीक है। इसमें PI जो है अप्रोक्सीमेटली 8.3 के आसपास आता है, मतलब 5 to 6 के आसपास नहीं होता है जो जनरली होता है अमाइनो एसिड्स का। सीरीन का भी थोड़ा अलग है, इस पे P अल्फ़ा जो है COH, PK अल्फ़ा CO माइनस का 1.7 होता है, और PK अल्फ़ा एमिनो ग्रुप का 10.8 आता है। तो 1.7 प्लस 10.8 अपॉन 2 जो है 38.3 के आसपास आएगा, ठीक है। इस पे PI जो वैल्यू होती है सीरीन की वो 13 के आसपास होती है, और इसकी भी 13 के पास होती है, ठीक है। इस पे PK अल्फ़ा CO की वैल्यू होती है 2.2 और 9.2 होती है अमाइनो ग्रुप की, तो 13 के आसपास आ जाएगा PI का वैल्यू। और ऐसे PK अल्फ़ा CO ग्रुप का इसका होता है 2.6, और PK अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप का आता है 10.4, ठीक है। PI जो है अप्रॉक्सीमेटली 13 आ जाता है। तो बेसिकली जनरली 2 से 2.5 के अप्रॉक्स होता है PK अल्फ़ा, और 2 से 2.5 के अप्रॉक्स बेसिकली। और फिनाइल एनालिन का भी थोड़ा डिफरेंट है, पर ठीक है। अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, ऑल्दो ये मैं एक बार और समराइज़ कर दूँगी एट लास्ट। अभी हम आगे चलते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग में। इसमें तो इसमें 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने डिस्कवर की थी बोवाइन इंसुलिन में 1953। उन्होंने जो आइडेंटिफिकेशन किया था, अमाइनो टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन किया था, और क्या लेते थे वो, FDNB 1-fluoro-2,4 नाइट्रोबेंजीन, जी लिया करते थे F1-fluoro डाई यूज़ करते थे केमिकल अमाइनो टर्मिनल को लेबल करने के लिए। और इस पे क्या होता था, बाकी की अमाइनो एसिड की जो चेन होती थी प्रोटीन की, वो हाइड्रोलाइज कर दी जाती थी। मतलब जैसे कि ये है अमाइनो टर्मिनल, इसका ये है, इसमें मान लो मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, टायरोस्ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये बना हुआ है, ये C टर्मिनल है, तो इसका अमाइनो टर्मिनल लेबल कर देते थे, बाकी इतनी चेन हाइड्रोलाइज हो जाती थी। तो इसका ये ड्रॉबैक था कि हमें टाइम लगता था, और एक पूरी हमारी जो चेन है उसमें बहुत सारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता था, क्योंकि रेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड वाज हाइड्रोलाइज्ड। सो इट वाज नॉट बेस्ट मेथड, बट इनिशियली इट वाज ट्रेडिशनल, एंड इस पे ये काम किया शुरू हुआ। फिर दूसरा एडमंड डिग्रेडेशन।
इन्होंने भी अमाइनो टर्मिनल को ही लेबल किया, बट दैट चेन वाज इंटैक्ट एंड टर्मिनल, और उस पर जो एडक्ट फॉर्म होता था, पीटीसी कहते थे हम उसको, फिनॉल फिनॉल थायोकार्बोनाइल एडक्ट, जो एमिनो टर्मिनल था, कन्वर्ट द एमिनो टर्मिनल टू पीटीसी एडक्ट। ठीक है, जैसे कि ये अमाइनो एसिड है, इनका पेहर एडमंड नाम था। ये क्या करते थे, इस पे ये जैसे मैथ्यूनिन है, थ्यूनोनिन है, लाइसिन है, टायरोसिन है, आर्जिनिन है, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, तो ये मैथ्यूनिन का एक पीटीसी एडक्ट बन जाता था। ऐसे ही फिर दोबारा जो है ऐसे पीटीसी, फिर ये पीटीसी, फिर ये पीटीसी, ये मगर लिमिटेड अमाइनो एसिड के लिए सुटेबल था, नॉट लॉन्गर अमाइनो एसिड चेन। ठीक है, फिर तीसरा जो मेथड था प्रोटियोलिटिक क्लीवेज था। ये अभी मैं सेपरेट वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। और हाँ, इस पे एक सेकेंड, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्लीवेज जो एडमंड का था, वो मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ, उसके बाद हम उस पर चलते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे ब्रेक करते थे, दो अप्रोचेस थे इनके, रिवर्सिबल ब्रेकिंग और इरिवर्सिबल ब्रेकिंग। इरिवर्सिबल में जो है डाइसल्फाइड क्लीवेज का डीटीटी यूज़ करते थे, जो कि और फिर दूसरा आइडोएसिटिक के साथ ट्रीट करना। ठीक है, तो सिस्टीन है, जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उसको सिस्टाइन जो है, सिस्टीन को SH में कन्वर्ट कर देना, ये DTT की प्रेजेंस में, डायथायोट्रिटॉल, और एक ये है, और दूसरा आयोडोएसिटिक एसिड से एसिटाइलेट करना। तो ये एसिटाइलेटेड सिस्टीन रेसिड्यूज होते थे, और डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ सिस्टाइन, या तो फिर ये जो है दूसरा अप्रोच था परफॉर्मिक एसिड से ऑक्सीडेशन बाय परफॉर्मिक एसिड। तो ये क्या करता था, सिस्टेइक एसिड में कन्वर्ट कर देता था। एक्चुअली क्या है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है सीक्वेंसिंग में इंटरफेयर करता था, तो इस पे जो सिस्टाइन रेसिड्यू है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड क्लीवेज एडवांस डिग्रेडेशन में क्या होता है कि वो अटैच होता रहता है, मतलब ये जो सिस्टीन है वो सिस्टाइन है जो कन्वर्ट हो जाता है सिस्टीन में, और उसको हम इरिवर्सिबल बनाने के लिए एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दे रहे थे। जैसे कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, सिस्टाइन कह रहे हैं हम इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है परफॉर्मिक एसिड, तो सिस्टिक एसिड में हो जा रहा है, जो कि रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा सीक्वेंसिंग के टाइम पे। तो ये एडमान जी ने किया था। अब प्रोटियोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं। इसमें दो तरह का है, टर्मिनल क्लीवेज और इंटरनल क्लीवेज। ठीक है, टर्मिनल क्लीवेज के अंदर में आएगा आपका एडमान डिग्रेडेशन, दूसरा आपका कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A, B and C, इंटरनल क्लीवेज में आपका साइनोब्रोमाइड, CNBR, ट्रिप्सिन,
काइमोट्रिप्सिन, थर्मोलाइसिन, पेप्सिन, एसिड फॉस्फेटेस। इनका मैं बेसिकली ऐसे डिवाइड कर देती हूँ और उस पर हम देखेंगे एडमन में क्या है। पहला इस पे एनी अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। पहले टर्मिनल क्लीवेज की बात कर लेते हैं एडमन की। इस पे एनी अमाइनो एसिड्स क्लीवेज करेगा और ये सी साइड ऑफ एन टर्मिनल। इस पे पहले हम ये देख लेते हैं सी साइड क्या है। ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। ठीक है, कोई भी अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, ठीक है। इसका अगर बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे तो एक्चुअली ये अमाइनो एसिड की स्पेसिफिकली, तो ये क्या है और ये क्या है। तो इसकी बात करेंगे तो ये एन, ये है, यहाँ पे बात करते हैं सी साइड ऑफ एन टर्मिनल, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या होगा, ये होगा एन साइड ऑफ सी टर्मिनल, ठीक है, ओके। और इंटरनल क्लीवेज में तो आप बाइंड करते हैं सी साइड ऑफ आर एन या एन साइड ऑफ आर एन। जैसे कि ये आर एन हम सपोज, तो अगर इस साइड करेंगे तो एन साइड ऑफ आर एन, इधर कट करेंगे तो सी साइड ऑफ आर एन, ठीक है। तो अभी हम एडमन की बात कर रहे थे, तो एनी अमाइनो एसिड को कट करेगा और उस पे भी सी साइड ऑफ एन टर्मिनस, ठीक है। अब दूसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस ए। ये क्या कट करेगा, ये जो है ये आर के और पी को कट करेगा और ये जो है एन साइड ऑफ सी टर्मिनस, ये एन टर्मिनस था, ये सी टर्मिनस है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी, ठीक है। ये भी एन साइड ऑफ सी टर्मिनस, ये तीनों करेंगे, ये भी एन साइड ऑफ सी टर्मिनस करेगा, ठीक है। बस अमाइनो एसिड में चेंजेस आएंगे। बस ये याद रखना है कि Rn-1 प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मान लो ये है, ये N है, ये C है, तो अपन कह रहे हैं कि ये अमाइनो एसिड है 1, अमाइनो एसिड 2 है, तो ये कट कर रहा है C टर्मिनस में। जैसे कि ये अमाइनो एसिड है तो ये यहाँ से कट करेगा और जो ये Rn-1 इसके पहले वाला जो है वो प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी में क्या है कि आर के है, आर के कट करेगा और ए सिस कट करेंगे, ठीक है। और Rn-1 प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड में सिफ्लूसिन, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया। बाकी ऐसे ही अमाइनो पेप्टाइडेज एम है, अमाइनो पेप्टाइडेज एक्चुअली CSIR में आप एक्स्ट्रा पूछने लग गए हैं तो फिर अभी हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है कि सारे कवर करके रखें। बाकी ये एन साइड ऑफ सी टर्मिनस ही है और कोई भी अमाइनो एसिड कर सकते हैं, ठीक है।
अब इंटरनल क्लीवेज की बात करते हैं। ठीक है, इंटरनल क्लीवेज में CNBR मैंने बताया था, ट्रिप्सिन बताया था, काइमोट्रिप्सिन बताया था। ठीक है, फिर पेप्सिन, थर्मोलाइसिन, और एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, इस पे आप ये देख सकते हैं कि ये मैथ्योनीन को कट करेंगे और CNBR सी साइड ऑफ RN, जैसे कि ये है N है, ये C है, ये अमाइनो एसिड 1 है, अमाइनो एसिड 2 है, अमाइनो एसिड 3 है, सपोज ये है, तो ये यहाँ से क्लीवेज करेंगे। और हाँ, अब ट्रिप्सिन की बात करते हैं। तो ये RK-ACIS और RN+1 प्रोलीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये भी सी साइड ऑफ RN, ये भी सी साइड ऑफ RN, और पेप्सिन के केस में N साइड ऑफ RN। ठीक है, एसिड फॉस्फेटेज के केस में N साइड ऑफ RN। बस थर्मोलाइसिन बस ऐसी चीज़ है जिसमें ये भी N साइड ऑफ RN है एक्चुअली। स्टाइफोलोकल प्रोटीएज, क्लोस्ट्रीडियम, थ्रोम्बिन, ये सी साइड ऑफ RN है। खैर, अभी हम इनकी बात करते हैं पेप्सिन में। तो पेप्सिन में पहले काइमोट्रिप्सिन में इनको क्लीवेज करेगा सी साइड ऑफ RN से, और पेप्सिन में ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट और ल्यूसीन। थर्मोलाइसिन में एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, मैथ्योनिन। ठीक है, और एसिड फॉस्फेटेज में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट। तो इतनी चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, बेसिकली आप इनको तो एकदम रट्टे मार के रखिए कि ये तो एकदम ऐसे टिप पे होने चाहिए, और बाकी ये वाले थोड़े से हो गए हैं मतलब एक्स्ट्रा में। इनको देखते हैं, कुछ करते हैं। ये इसमें ओके। चलिए, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल क्लीवेज है, एक बार समराइज कर लेते हैं। बस आज का इतना ही ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सटर्नल क्लीवेज, इंटरनल क्लीवेज। एक्सटर्नल क्लीवेज में हमने सबसे पहले एडमंड डिग्रेडेशन किया, जो कि क्या किया इन्होंने, सी साइड ऑफ एन टर्मिनस किया था क्लीवेज एनी अमाइनो एसिड का। इसमें कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A, B और C था। A जो है, ये पहले तो ये देख लेते हैं कि N साइड ऑफ C टर्मिनस में इन्होंने क्लीवेज किया था, और RK किया था, RK-ACIS किया था, और इन्होंने ल्यूसीन किया था। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे इन्होंने एनी अमाइनो एसिड का देखा था। एक हमने एक एक्स्ट्रा पढ़ा था ल्यूसीन अमाइनो पेप्टाइडेज, ल्यूसीन अमाइनो पेप्टाइडेज, और एक और पढ़ा था अमाइनो पेप्टाइडेज M। तो ल्यूसीन अमाइनो पेप्टाइडेज के केस में सी साइड ऑफ एन टर्मिनस है, ल्यूसीन को क्लीवेज करेगा, और ये दोनों सी साइड ऑफ एन टर्मिनस को क्लीवेज कर रहे थे। ये दोनों थोड़े डिफरेंट है, ये सेम है।
और सी साइड ऑफ एन टर्मिनस को क्लीव कर रहे थे। ठीक है, इंटरनल क्लीवेज के अंदर हमने सी एन बी आर का देखा है, फिर ट्रिप्सिन का देखा है, काइमोट्रिप्सिन का देखा है, ठीक है, फिर पेप्सिन का देखा है, थर्मोलाइसिन का देखा है और एसिड फॉस्फेटेज का देखा है। तो सी एन बी आर में मैथ्यूनिन क्लीव करेगा सी साइड ऑफ आर एन। ठीक है, तो ये तीन जो है सी साइड ऑफ आर एन है, बाकी के एन साइड ऑफ आर एन। ठीक है, उसमें आर के एसिस था, काइमोट्रिप्सिन में वाइफ WIF वाइफ ल्यूसिन था। ठीक है, और फिर पेप्सिन में जो है एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और ये WIF है। ठीक है, ये हो गया। एसिड फॉस्फेटेज में एस्पार्टिक ग्लूटामेट था, थर्मोलाइसिन में वाइफ, बाकी एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सारी चीज़ें डाल दीजिए इसमें। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स। और थैंक यू सो मच फॉर watching this video and please like, subscribe and comment to my channel.